चलो, कल अपन मैथ्स वाला देखे थे कि मैथ्स में कैसे पूछ रहा है वर्तमान पैटर्न के हिसाब से। आज थोड़ा अपन जीएस वाले को एनालाइज करते हैं भाई। जीएस वाले में ये क्वेश्चन देखा गया है, ठीक है। तो इसमें देखना, एक तो जीएस वाले में ऑर्गेनाइजेशन है ना, मतलब यहाँ पे जो संस्थाएं हैं, एक तो इन संस्थाओं को क्या पूछ रहा है भाई, क्रम से पूछ रहा है, क्रम से पूछ रहा है। मतलब कूट वाला सवाल यहीं से आ रहा है, ठीक है। पहला चीज ये हम लोगों ने देखा। दूसरा चीज यहां से देखो, जो युद्ध हुए हैं उन युद्ध के क्रम को पूछ रहा है भाई, युद्ध के क्रम को पूछ रहा है। इसमें ये क्या कर रहा है, कूट का प्रयोग कर रहा है। तीसरा पॉइंट अगर यहाँ पे ये समझोगे तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री वाला है, राष्ट्रपति वाला है, एक क्या पूछ रहा है, जितने लीडर हैं, लीडर है ना, या यहाँ पे राष्ट्र प्रमुख करके अपन बता सकते हैं, राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख का क्रम। ये तीन चीज में ही क्या कर रहा है भाई, कूट वाला सवाल पूछ रहा है। बाकी जो क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में है वे वन लाइनर फॉर्म में ही आ रहे हैं क्वेश्चन। तो आप जीएस में देख रहे होगे व्यापम के पैटर्न में, यहां पे जीएस में ज्यादा कूट वाला नहीं पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है एक तो किसी संस्था को लेकर के, जैसे सेबी के बारे में हो गया, सीएसीपी के बारे में, पिछले बार कृषि और मूल्य आयोग के बारे में पूछा है ना, सीएसीपी के बारे में, सेबी के बारे में पूछा हुआ है, ठीक, चिलैया आयोग के बारे में पूछ रहा है। तो यहां से देखना, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई आयोग है, कोई संस्था है, वहीं पे क्या कर रहा है, ये कूट का प्रयोग कर रहा है। दूसरा सवाल हम लोग देख रहे हैं युद्ध में, युद्ध के क्रम को, जैसे आप पिछले बार देखे होंगे संधि वाला कुछ, सालबाई की संधि है ना, सालबाई की संधि, ये सब सुज्जी अर्जुन गांव की संधि, देवगांव की संधि, ग्वालियर की संधि, मंदसौर की संधि। तो ये संधि वाला क्वेश्चन जो युद्ध से रिलेटेड है, वहां से क्या कर रहा है, ये कूट वाला पूछ रहे हैं, ठीक है। इसी में आप क्या देख सकते हो, मतलब जो राष्ट्रीय घटनाक्रम हुआ है, ठीक है, इसी में और क्या देख सकते हैं, राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम वाले में भी क्या आ रहा है भाई, ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, क्रम से जमाव करके। जैसे यहाँ पे बोला जाएगा रोलेट एक्ट कब हुआ है ना, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसी को वो क्या दे देगा, अलग अलग टाइम फ्रेम में दे देगा, सीक्वेंस में जमाव करके JKLM के फॉर्म में दे देगा, ठीक है। तो यहां से ये दूसरा पैटर्न का सवाल यहां देखने को मिल रहा है। फिर तीसरा टाइप का देखो, राष्ट्र प्रमुख का क्रम। राष्ट्र प्रमुख का क्रम कहने का क्या मतलब है, जैसे राष्ट्रपति का कभी ये क्या कर दिया भाई, सीक्वेंस पूछ रहा है। फिर राष्ट्रपति हो गया तो ये क्या करेगा, प्रधानमंत्री का क्रम पूछ रहा है, प्रधानमंत्री का क्रम पूछ रहा है। छत्तीसगढ़ जीएस में अगर देखोगे तो विधानसभा के अध्यक्ष का क्रम पूछ रहा है, ठीक है, उपाध्यक्ष का क्रम पूछ रहा है। तो ये समझ में आ रहा है क्या पैटर्न चल रहा है। तो राष्ट्र प्रमुख का क्रम पढ़ लेना है भाई, जैसे राष्ट्रपति का क्या है, राज्यपाल का क्या है, प्रधानमंत्री का क्या है, हमारे यहाँ विधानसभा अध्यक्ष का क्या है, विधानसभा उपाध्यक्ष का क्या है क्रम, नेता प्रतिपक्ष का क्रम क्या है। तो ये सारा चीज आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है, इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है सब वन लाइनर फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है सब वन लाइनर फॉर्म में आ रहे हैं। देख लो, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वाला साइंस में अपन पढ़ते हैं, क्रिस्टी वाला, ठीक है, वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखना, बाकी जितने सब्जेक्ट में देखोगे वो सब वन लाइनर फॉर्म में आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से कूट वाला प्रिपेयर नहीं करेंगे, वहां से कूट वाला भी प्रिपेयर करना और वन लाइनर फॉर्म भी प्रिपेयर करना। किसमें आपको कूट मिल रहा है ये समझ में आ रहा है, इसी पैटर्न को देखते हुए आप क्या करोगे, आगे तैयारी करोगे। ASI वाला अभी सामने में आ रहा है पेपर, ठीक है। तो ASI वाले में देखना, इसी पैटर्न के हिसाब से हम लोग एक टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करेंगे, और उसमें से इस बार खास बात क्या रहेगा, 7 फुल लेंथ टेस्ट रहेगा भाई, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट होगा, 7 बार फुल लेंथ टेस्ट दोगे आप एग्जाम से पहले, 7 बार वही पैटर्न में क्या करोगे आप, टेस्ट दिलाओगे, ठीक है। 13 सब्जेक्टिव होगा
और 7 क्या रहेगा, फुल लेंथ टेस्ट रहेगा। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है भाई, ये फुल लेंथ टेस्ट होता है। जैसे आपका सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पहले ये 7 टाइप का पेपर आपको क्या किया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा ये। चलो देखो, आज पहला क्वेश्चन अपन इसके संबंध में जीएस वाले में देखते हैं। कल अपन मैथ्स वाला देख लिए थे कि मैथ्स में वर्तमान पैटर्न में किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसमें अपन स्टेप बाय स्टेप समझे थे कि क्वेश्चन केवल बनाना नहीं है, उसके बेसिक चीजों को समझते हुए चलना। लेकिन जीएस में ऐसा कहानी नहीं है भाई। क्या है, केवल वो कुछ जो 3 पॉइंट में बताया उसमें से ही कूट का प्रयोग कर रहा है, बाकी सब वन लाइनर फॉर्म में दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है भाई, पहला कथन क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग था। मध्य प्रदेश ये एमपी वाला इलाका है, और इसमें से याद रखना ये दक्षिण पूर्वी वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा, बघेलखंड वाला क्षेत्र। हमारा छत्तीसगढ़ का उत्तर वाला जो क्षेत्र आता है वो किसके अंतर्गत आता है, बघेलखंड, पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है। तो इसका 30.47% लेकर के क्या हुआ, दक्षिण पूर्वी भाग क्या हुआ, यहाँ पे अलग हुआ, और यहां से सेपरेट होकर के ये क्या बन गया, हमारा छत्तीसगढ़ बन गया। ठीक है, समझ में आया। तो छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग था, क्या बिल्कुल सही दिख रहा है ये तो। कथन इसका क्या है, सही है। ठीक है, दूसरा देखो, कारण क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके किया गया। तो ये किया गया था भाई। ठीक है, छत्तीसगढ़ का गठन जो है वो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके किया गया था। सही दिख रहा है ना, कथन सही है, कारण सही है, और दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे का सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते होंगे, है ना। अगला देखो, भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में देखो क्या क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले तो ये अनुसूचित क्षेत्र घोषित कौन करता है भाई, तो इसको कोई भी क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है ये घोषित करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति घोषित करेगा, लेकिन उसके लिए अनुशंसा किसके द्वारा किया जाएगा, उस क्षेत्र के राज्यपाल के द्वारा। दो चीज तो इसके बारे में समझ में आ गया आपने को, कि कोई भी क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र होगा तो उसको कौन देगा भाई, अधिसूचना। राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी करके उस क्षेत्र को क्या बोलेगा, ये इसको क्या बोलेगा, एसटी क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेगा। उसकी अनुशंसा किसके द्वारा किया जाएगा, तो याद रखना राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, और क्या होगा भाई, अनुसूचित क्षेत्र होगा, और उस अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन करना है, तो प्रशासन करने के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र क्या होगा, जिला होगा। और सबसे छोटी इकाई क्या होगी उस क्षेत्र का, जैसे पंचायत बोलते हो ना, ठीक है, तो पंचायत क्या होगा, उसकी छोटी इकाई होगी, है ना, जो गांव के समूह से मिलकर के बनेगा। और सबसे बड़ी क्या होगी, जिला होगी। इतना समझ में आ गया अनुसूचित क्षेत्र के बारे में। अब देखो, ये अनुसूचित क्षेत्र भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची के अनुसार याद रखना, है ना। देखो क्या बोला जा रहा है, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना किसके द्वारा जारी किया जाएगा, राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से होगा। सही बोल रहा है क्या, सही है भाई। अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या होगी, बोला हूं मैं, जिला होती है। और सबसे छोटी इकाई वहां का पंचायत, है ना, छोटी इकाई ब्लॉक के गांवों का समूह होगा, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को क्या करेंगे भाई, वार्षिक प्रतिवेदन देंगे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मुख्यमंत्री बोल रहा है, कि मुख्यमंत्री गलत हो जाएगा, इसके बदले में क्या हो जाएगा, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल क्या करेगा, प्रतिवेदन देगा। यहाँ पे मुख्यमंत्री बोल रहा है, ये क्या होगा, हमारा गलत होगा। तो कितने चीज सही हो जाएंगे, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, किस ऑप्शन में है, देखो केवल दो। कितने कथन सही हैं, तो यहाँ पे देखो केवल दो कथन सही हैं, पहला और दूसरा सही है। ठीक है, बन जाएगा ये। अब अगला देखो, साइंस के भी वेटेज इस बार के क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में अच्छे खासे थे भाई। तो साइंस वाला सेगमेंट भी आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखो, तीसरे नंबर का सवाल क्या बोला जा रहा है,
भारी हाइड्रोकार्बन को हल्के हाइड्रोकार्बन में तोड़ने की क्रिया क्या कहलाएगी? क्या बोला जा रहा है? भारी हाइड्रोकार्बन है, उसको सरल या छोटे हाइड्रोकार्बन में तोड़ना है, तो कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी भाई? तोड़ने का प्रक्रिया, तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? क्रैकिंग याद रखना, क्रैकिंग याद रखोगे। इसी को क्या बोलते हैं भाई? भंजन। ठीक, कौन से ऑप्शन में है देखो? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक, क्रैकिंग की प्रक्रिया याद रखना। इसमें क्या किया जाता है? उच्च तापमान और दबाव पर क्या किया जाएगा? जितने भारी हाइड्रोकार्बन है उनको सरल हाइड्रोकार्बन में तोड़ा जाता है। बहुलीकरण में क्या होगा? छोटे छोटे जो एकलक होंगे वो जुड़ करके आपस में क्या बनाएंगे? है ना, जो मोनोमर है वो क्या बनाएंगे? पॉलीमर बनाएंगे। यही प्रक्रिया बहुलीकरण कहलाएगी। चलो इसको देखो, ये इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भंजन। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? कर समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? यहाँ पे देखो तो एक चिलैया आयोग यहाँ पे आया था। ठीक है, कब आया था चिलैया आयोग? जब अपन एलपीजी वाला पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये याद रखना 1991 में। कब आया था भाई? 1991 में। ठीक, किसके संबंध में था? तो जितने भी यहाँ पे कर लगाया जा रहा था, टैक्सेशन सिस्टम था, उसमें सुधार करने के लिए आया था। ठीक है, और ये इसके लिए एक कमिटी गठित की गई थी, टैक्स रिफॉर्म कमिटी। ठीक, कब गठित किया था? 1991 में। तो टैक्सेशन में सुधार करना है, कर सुधार समिति, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो याद रखना चिलैया आयोग, मतलब क्या होगा? राजा चिलैया, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, एएसआई का यहाँ पे देखो 1399 में इसका फीस है। ठीक है, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, अपडेटेड क्लास रहेगा। इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना है तो इस दिए हुए नंबर में आप क्या कर सकते हैं? संपर्क कर सकते हैं। इसके संबंध में टेस्ट सीरीज भी चालू किया जा रहा है, और इस टेस्ट सीरीज में थोड़ा इस बार चेंजेस क्या है भाई? तो 7 फुल लेंथ टेस्ट होगा। जैसे आप एग्जाम दिलाओगे उससे पहले सेम पैटर्न के आपको 7 टाइप के फुल लेंथ टेस्ट दिया जाएगा। सेम पैटर्न का कहने का मतलब क्या है? जैसे जीएस में 15 नंबर का सवाल है, तो यहाँ पे भी जीएस के 15 नंबर के सवाल रहेंगे इस टाइप से। जैसा व्यापम छाट रहा है पेपर, वही पेपर खोलोगे, नहीं हो पाएगा भाई, है ना। ऐसे कोई भी कोचिंग संस्था वाला पहले से थोड़ी जान रहा है भाई वहां पे क्या क्वेश्चन छपा हुआ है। ठीक है, हाँ, प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। पिछले क्वेश्चन पेपर को देख करके ये एनालाइज किया जाता है कि इस पैटर्न में सवाल हो सकते हैं। ठीक है, तो वैसा क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। ओके, 7 फुल लेंथ टेस्ट रहेगा। तो 7 पेपर दोगे आप कब? एग्जाम से जस्ट पहले आप 7 सेम पैटर्न के सवाल दोगे। ठीक है, जिसमें 13 सब्जेक्टिव रहेगा और 7 फुल लेंथ टेस्ट का रहेगा। ठीक, क्लियर? और ज्यादा जानकारी लेना है तो आप इस दिए हुए नंबर पे क्या कर सकते हैं? कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, 5वें नंबर का सवाल देखो, डोडा बेटा चोटी स्थित है। तो ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र आप देखते होगे। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पे आप पूरा यहाँ पे क्लियर करते होगे कौन सा? ये सह्याद्री वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे देखना मालाबार तट, ये वाला पूरा कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, यहाँ से ये सह्याद्री वाला पूरा आता हुआ दिखेगा आपको। इसी में याद रखना एक नीलगिरी की पहाड़ी भी आपको देखने को मिलेगी दक्षिण के क्षेत्र में, तमिलनाडु के क्षेत्र में। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी, उसी नीलगिरी की पहाड़ी में, ये नीलगिरी की पहाड़ी देखना ये गांठ के रूप में तमिलनाडु तक पूरा फैला हुआ होगा। ठीक है, इसी नीलगिरी की पहाड़ी में ये चोटी स्थित है, कौन सा? डोडा बेटा। तो क्या हो जाएगा जी? अन्नामलाई की पहाड़ी गलत, नीलगिरी की पहाड़ी ये क्या होगा? सही होगा। ठीक है, और सतपुड़ा और विंध्याचल के बारे में जानते होंगे, ये हमारे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में भी रामगढ़ की पहाड़ी को सुने होंगे, है ना। तो ये सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आएगा, याद रखना। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। ठीक है, कौन सहयोगी थे भाई? खजुराहो मंदिर के बारे में जानते हो, और क्या बोला जाता है? भोरम देव, है ना। जैसे इसको ही आप क्या बोल सकते हो? बता सकते हो। भोरम देव को क्या बोला जाता है छत्तीसगढ़ का? भोरम देव को क्या बोला जाता है छत्तीसगढ़ का? खजुराहो। क्यों बोला जाता है भाई? तो याद रखना ये किसी के समान है भाई ये, और ज्यादातर चीज हम लोग किससे कंपेयर करते हैं? एमपी से करते हैं। ठीक है, एमपी में है आपका, यहाँ पे चंदेल शासकों के द्वारा
बनाया गया है, याद रखोगे, खजुराहो मंदिर। ठीक है, तो इसी चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया है खजुराहो मंदिर, और इसीलिए इसका कंपैरिजन क्या बोला जाता है, भोरमदेव मंदिर को। भोरमदेव को क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ खजुराहो। ठीक है, सुने होंगे। तो ये कौन से शासकों के द्वारा बनाया गया है, तो याद रखना चंदेल शासकों के द्वारा एमपी में बनाया गया है खजुराहो मंदिर। ठीक है, तो खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन है, चंदेल शासक सहयोगी हैं। 7वें नंबर का सवाल देखो, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन किया गया था, ये तो अभी हाल ही फिलहाल में क्वेश्चन आया है, याद रखना, संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक, यही क्वेश्चन आया था शायद। तो इसमें देखना संविधान सभा का गठन क्या हुआ भाई, तो यहाँ पे देखना एक विफलता हुआ। ठीक, कौन सा भाई, क्रिप्स मिशन। फिर दुनिया भर का घटनाक्रम होते गया कि हाँ हम लोग डोमिनियन स्टेट नहीं देंगे भाई। पहले ये मांग था डोमिनियन स्टेट चाहिए, है ना, अधिराज्य का दर्जा चाहिए, नहीं दिए। फिर आगे चल के एक इन्होंने कमिटी गठित की, कैबिनेट समिति, है ना। वही कैबिनेट मिशन योजना क्या करेगी, यहाँ पे संविधान सभा का गठन करेगी। ठीक है, और फिर उसको प्रारूप ड्राफ्ट उसका किया जाएगा, ड्राफ्टिंग किया जाएगा, और संविधान बनकर तैयार होगा। तो ये कौन सी योजना के तहत गठित किया गया था, तो याद रखोगे एक कैबिनेट मिशन आई थी, और इसी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का किया गया था, गठन किया गया था, याद रखो। ठीक है, याद रखना इसमें। और इसमें से देखना ज्यादातर इस संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो प्रावधान थे, उसमें से अधिकतर चीजें भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। इसलिए भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 को क्या बोला जाता है, मिनी संविधान भी बोला जाता है। ये दर्जा दिया जाता है ना, एक बार क्वेश्चन आ चुका है, मिनी संविधान का दर्जा या छोटा संविधान, लघु संविधान का दर्जा किसको दिया जाता है, तो याद रखोगे 1935 को दिया जाता है। ठीक है, 8वां नंबर का सवाल देखो, तृतीयक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक गतिविधि शामिल नहीं की जा सकती। तो 8वें नंबर का सवाल याद रखना, तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र मतलब क्या हो जाएगा भाई, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में क्या आता है, देखो जैसे बैंकिंग प्रणाली हो गई, ठीक है, बैंकिंग वाला हो गया, व्यापार हो गया, होटल हो गया, जलपान गृह हो गया। ठीक है, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें से देखो बैंकिंग आएगा, ट्यूशन व्यवसाय, व्यवसाय आ रहा नहीं यहाँ पे, व्यवसाय व्यापार ये भी आ रहा है, कॉल सेंटर में कार्य करना ये भी सही है भाई, मधुमक्खी पालन ये नहीं आएगा भाई, ये क्या होगा, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं होगा, याद रखना मधुमक्खी पालन। ठीक है, ओके, क्लियर। 9वें नंबर का सवाल देखो क्या बोला जा रहा है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे देखना मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, इतना तो पता होगा। जलवायु किस भाषा का शब्द है, पढ़ते होगी, ये अरबी भाषा का शब्द है। तो ये अरबी विद्वान के द्वारा दिया गया पहला कौन सा था, अल मसूदी के द्वारा। कहाँ पे है देखो अल मसूदी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये अल मसूदी के द्वारा बताया गया था भाई पहली बार। शिवाजी के अष्टप्रधान में, अष्टप्रधान मतलब 8 ऐसे लोग होंगे जो क्या करेंगे, उसके प्रशासन के मुख्य व्यक्ति होंगे। ठीक है, निम्नलिखित अधिकारी थे, सही उत्तर अपने को यहाँ पे क्या करना है, बताना है 10वें नंबर का। तो उसमें देखना 8 में से 4, चलो आठों का नाम फिर कितना लिखते रहूंगा मैं, डायरेक्ट यहीं पे बता देता हूँ। मजूमदार होता था भाई इसके, है दरबार में। फिर दबीर होता था, वाकनीस होता था, सुरनीस होता था। ठीक है, तो ये चारों क्या थे, इसके शिवाजी के अष्टप्रधान थे। इसके बाद एक नौ रत्न वाला भी आएगा अकबर का, वो नौ रत्न भी याद रखना। ठीक है, और एक आएगा अष्ट दिग्गज करके, अष्ट दिग्गज विजयनगर साम्राज्य में एक शासक रहेंगे। ठीक है, इस विजयनगर साम्राज्य के अष्ट दिग्गज को भी याद रखना। ये अष्ट दिग्गज क्या थे, सब कवि थे, और याद रखोगे बहुत सारी इन्होंने क्या किया था, तेलुगु के क्षेत्र में तेलुगु भाषाओं को क्या किया था, विस्तृत अध्ययन किया था और उसको उजागर करने का प्रयास किया था। तो ये अष्ट दिग्गज विजयनगर साम्राज्य वाला भी याद रखना। ठीक है, शिवाजी के अष्ट प्रधान याद रखोगे, और किसके, अकबर के नौ रत्न। तो ये चार चीजों को आपको, तीन चीजों को पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा, 1 2 3 4, चारों क्या है, सही है। 11वें नंबर का सवाल देखो, निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उसके हिसाब से सही उत्तर चुनना है आपने।
ठीक है, कौन सा सही उत्तर होगा इस कूट के आधार पे आपको बताना है। ठीक है, चलो देखो क्या क्या सही होगा। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, सही है भाई। ठीक है, याद रखना गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। ठीक है, क्लियर, ये सही है भाई। पहला चीज मतलब जो देवता हैं उन पर हमारा ये अधिकार है, केवल गुप्त सम्राट ये बोलते थे। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, ये गलत हो जाएगा भाई। केंद्रीकृत नहीं होगा। केंद्रीकृत कहने का क्या मतलब है, सभी चीज में क्या होगा, इस सब पूरे प्रशासन को कौन अकेला संभालेगा, राजा संभालेगा। लेकिन इनका शासन केंद्रीकृत ना होकर के विकेंद्रीकृत होता था, कि राष्ट्र के लिए अलग होगा, जिला के लिए अलग होगा, ग्राम के लिए अलग होगा। ठीक है, तो इनका प्रशासन जो था वो विकेंद्रीकृत शासन था, याद रखना। तो ये दो दिख रहा है गलत है। और भूमि दान को इन्होंने क्या किया था, विस्तार किया था, ये सही है। अग्रहार प्रथा, जो ब्राह्मणों को जमीन दान देने की प्रथा थी, अग्रहार प्रथा, उसी को इन्होंने क्या किया था और आगे बढ़ाया था, याद रखना। ठीक है, तो एक सही हो जाएगा, तीन सही हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन नंबर सी, एक और तीन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के निम्नांकित जिलों को उनके गठन के कालक्रम के अनुसार क्या करना है, व्यवस्थित करके सही विकल्प चुनना है। तो एक जिला गठन के बारे में जानते हो पूरा, है ना। छत्तीसगढ़ का मैप बनाना, उसमें देखना एक एक पॉइंट को लिखते चलना। ठीक है, तो फिर ये जिला गठन का क्रम याद हो जाएगा। अगर आपको और डिटेल से समझना है तो यूट्यूब में इसका प्लेलिस्ट अलग से बना दिया गया है, यहाँ पे मैं अच्छे से समझाया हुआ हूँ, आप वो वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, जिला गठन के क्रम को। ओके, क्लियर है। तो सबसे पहले देखो बीजापुर, याद रखना 2007 में भाई। दो चीजें, बीजापुर, नारायणपुर, यहाँ पे याद रखोगे। बालोद, बालोद कब बना है, 2012 में बना है, बालोद वाला। कांकेर कब है भाई, 1998 में। राजनांदगांव कब है, 1973 में। और रायपुर कब बना है, 1961 में, सॉरी 1861 में। ठीक है, अब देखो इसको जमा लो। सबसे पहले क्या आएगा, रायपुर आएगा, ई नंबर का ऑप्शन पहला आएगा भाई। कौन कौन से ऑप्शन में है, ई सभी में है। उसके बाद देखो क्या आएगा, उसके बाद आएगा राजनांदगांव, डी। कहाँ ऑप्शन में है, डी यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। ओके, क्लियर है। अगला देखो बात, 13वें नंबर का सवाल क्या बोल रहा है। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये सही कथन को अपने को बताना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, भाग 4 में कौन सा कथन सही है, ये अपने को बताना है। वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। ठीक है, न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। तो पहला जो स्टेटमेंट दिख रहा है वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि डीपीएसपी क्या होता है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या होगा, कि राज्य जो है अपना नियम कानून बनाएगी, उस समय डीपीएसपी को अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए क्या करेगी, यहाँ पे कानून बनाएगी, नियम बनाएगी, ये बोला जाता है। ठीक है, और जो भी वहां पे किया जा रहा है डीपीएसपी में, वो किसी भी न्यायालय में आप नहीं कर सकते उसको प्रश्नगत। अर्थात किसी भी कंडीशन में डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, वो प्रवर्तनीय नहीं है न्यायालय के द्वारा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय हो जाएंगे वो, तो ये गलत है भाई। वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, ये सही है। इस भाग में अधिक कथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, ये भी क्या है, सही है। ठीक है, तो दो और तीन सही दिख रहा है, कहाँ पे है, देखो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। दो और तीन क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, क्लियर, बन जाएगा ये।
अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला जा रहा है भाई। संतृप्त कार्बन का सामान्य सूत्र क्या है? संतृप्त कार्बन के बारे में क्या समझते हो? तो इसमें कार्बन कार्बन के बंध याद रखना, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, याद रखना। ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड ही याद रखना, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण हो जाएगा। जैसे इसमें याद रखना, एल्केन इसको बोला जाएगा CH4, मेथेन के बारे में CH4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड रहेगा। जैसे यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे क्या होगा, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है, केवल एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो इतना याद रखना भाई, सिंगल सिंगल बॉन्ड बन रहा है इन दोनों के बीच, देखो इन दोनों के बीच, सबके बीच। तो इसका सिंपल सा क्या पूछ रहा है, सामान्य सूत्र पूछ रहा है क्या? तो सूत्र में देखना ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, CnH2n+2 होगा। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। ओके, क्लियर है? CnH2n+2 क्यों होगा? क्योंकि सभी में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, बैंक दर का उपयोग किस लिए किया जाता है? बैंक दर का उपयोग क्यों किया जाएगा, इसका मतलब समझो। ठीक है, सबसे पहला चीज यहां पे याद रखना, बैंक दर का उपयोग क्यों किया जाएगा। एक तो मार्केट में अगर मुद्रास्फीति, ठीक है, इन्फ्लेशन अधिक है, तो उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, बैंक दर को बढ़ाया या घटाया जाता है। यहां पे देखना, ठीक है, मार्केट को कंट्रोल करना है तो उसको क्या किया जाएगा, बैंक दर को बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा। अगर मुद्रास्फीति अधिक है तो बैंक दर को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, यहां पे समझो। अब देखो फिर क्या किया जाएगा भाई, एक्चुअल में होता क्या है, तो लंबी अवधि के लिए क्या देती है ऋण, यहाँ पे लंबी अवधि के लिए क्या देगा, जो लोन है ना, ऋण है, उसको क्या किया जाता है, दिया जाता है लंबी अवधि के लिए, याद रखना। किस चीज को कंट्रोल करने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी में, याद रखना इसमें यूज किया जाएगा बैंक दर को। इसी के साथ साथ आप CRR को भी पढ़ोगे, SLR को भी पढ़ोगे, मार्जिनल मनी वाला भी पढ़ोगे, बैंक दर पढ़ोगे। ठीक है, ये सारा चीज को आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा कि कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है ना, संवैधानिक तरलता इसमें याद रखना, SLR ये सब क्या होता है, मार्जिनल मनी क्या होता है, सारा पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लंबी अवधि के लिए यही एक क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है और बाकी तो कुछ है ही नहीं। व्यक्तिगत ऋण, पर्सनल लोन इसको बोलेंगे, PL बोलते हैं भाई, गलत है ये। आपातकालीन ऋण ये भी नहीं होगा, छोटी अवधि के लिए नहीं दिया जाएगा। इसमें दिया जाएगा लंबी अवधि के लिए, बैंकों को ऋण देने के लिए बैंक दर का उपयोग किया जाएगा, याद रख। 16 नंबर का सवाल देखो, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ पहाड़िया है और एक तरफ क्या दिया हुआ है, क्षेत्र दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो कार्डिमम की पहाड़ी, कार्डिमम की पहाड़ी याद रखना। ठीक है, कार्डिमम की पहाड़ी, कार्डिमम की पहाड़ी देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में याद रखना ये श्रीलंका है, ये मालाबार तट, और ये क्या हो जाएगा, कोरोमंडल तट। ठीक, क्या बोला जा रहा है, पहला देखो, कार्डमम पहाड़ी कौन से क्षेत्र में है, तो कोरोमंडल तट में है बोल रहा है। तो ये तो गलत दिख रहा है भाई, क्यों गलत दिख रहा है, क्योंकि ये कोरोमंडल तट में नहीं है, केरल के क्षेत्र में। कार्डमम की पहाड़ी ये केरल के क्षेत्र में है और हल्का सा ये तमिलनाडु के क्षेत्र में इधर जाता है। ठीक है, तो ये पूरा केरल वाला क्षेत्र, केरल वाला क्षेत्र देखते होगे। ठीक है, तो केरल वाले क्षेत्र में होने के कारण क्या कहलाएगा, ये मालाबार तट के अंतर्गत आएगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कोरोमंडल तट, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा हमारा। दूसरा देखो, कैमूर की पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां है ना, कैमूर की पहाड़ियां, कुंकड़ तट, सही है क्या, सही नहीं है, ये भी गलत दिख रहा है भाई। क्या गलत दिख रहा है इसमें बताओ, तो
कैमूर पहाड़ी कौन सा है? विंध्य पर्वत का। वीके करके आपको मैं ट्रिक से पढ़ाता था, याद करो। वीके करके याद रखना। वी से क्या हो जाएगा? विंध्यांचल श्रेणी या विंध्य क्षेत्र याद रखोगे, विंध्य क्षेत्र। इसी विंध्य क्षेत्र का आगे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? कैमूर। ठीक है। और ये किस क्षेत्र में बोल रहा है? कोंकण तट। कोंकण तट मतलब क्या होता है? ये जस्ट गोवा वाला क्षेत्र देखोगे, गोवा और इसके नीचे वाला का क्षेत्र होगा, ये होगा कोंकण तट। ठीक है। और विंध्याचल और कैमूर तो हमारी ये मध्य प्रदेश वाला, छत्तीसगढ़ वाले इलाके में रहेगा भाई। ठीक है। मध्य प्रदेश वाला और छत्तीसगढ़ वाले, बिहार, यहाँ तक फैला होगा ये वाला, है ना। यहाँ पे विंध्य पर्वत, कैमूर, और ये मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड वाले क्षेत्र में फैले रहेगा। और ये वाला कौन सा क्षेत्र है याद रखोगे? गोवा वाला तट है, गोवा वाला। ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, ये कैमूर पहाड़ियां भी गलत हो जाएगी भाई। ठीक है। महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी मध्य भारत, ये बिल्कुल सही दिख रहा है ना। मध्य भारत मतलब महादेव की पहाड़ी, बीच वाले क्षेत्र में, पारसनाथ पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, वही वाला क्षेत्र। ठीक है। एक्चुअल में ये महादेव की पहाड़ी किसका भाग है भाई? तो सतपुड़ा का, याद रखो, सतपुड़ा का हिस्सा। ठीक है। तो ये सही दिख रहा है। मिकिर असम वाले क्षेत्र में, मतलब यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है, पूर्वोत्तर भारत। ठीक है। ठीक है, असम में स्थित है, क्लियर है। महादेव ये मध्य भारत मतलब मध्य प्रदेश एमपी वाले क्षेत्र। तो सब चीज को एकदम डिटेल से देख लिया हम लोगों ने। कौन कौन सा दिख रहा है? ये गलत है, ये गलत है, ये सही है और ये सही है। 3 और 4 सही दिख रहा है भाई। सही चुनना है अपने को। 3 और 4 कहाँ पे है? देखो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ये क्या होगा? सही हो जाएगा। 17 नंबर का सवाल देखो, भीमबेटका को किसने खोजा था? ठीक है। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो इसको देखो, एक चीज इसको भी जानते हो क्या? सिंघनपुर की गुफा को छत्तीसगढ़ का क्या बोला जाता है भाई? भीमबेटका बोला जाता है, लेकिन ये एक्चुअल में एमपी वाले क्षेत्र में। ठीक है। और इसको खोजा किसने था भाई? याद रखना, डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसी के संबंध में याद रखना, भीमबेटका के संबंध में याद रखोगे, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका किसको बोला जाता है? छत्तीसगढ़ का भीमबेटका, तो ये किसको बोला जाता है भाई? सिंघनपुर की गुफा को। किसको बोला जाता है? सिंघनपुर की गुफा। ठीक है। और सिंघनपुर की गुफा के संबंध में याद रखना 3 डेट, 1910, 1918 और 1923 से 27। ठीक है। एंडरसन ने इसका खोज किया था, वेलिंगटन ने इसका क्या किया था? प्रकाशन किया था। चलो लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है। 1910 में एंडरसन, एंडरसन क्या करेगा? खोज करेगा। दूसरा 1918 में वेलिंगटन, वेलिंगटन क्या करेगा? इसका प्रकाशन करेगा। ठीक। और तीसरा याद रखोगे, अमरनाथ दत्त, अमरनाथ दत्त ये क्या करेगा? इसका विस्तृत अध्ययन करेगा, विस्तृत अध्ययन करेगा, ये याद रखो। ठीक। तो ये 3 डेट सिंघनपुर की गुफा के बारे में याद रखो। ठीक है। और ये कौन से क्षेत्र में स्थित है याद रखोगे? तो चवर ढाल पहाड़ी के गिरिपाद में स्थित है, याद रखना। चवर ढाल की पहाड़ी, चवर ढाल की पहाड़ी में स्थित है, याद रखो। चवर ढाल की पहाड़ी में स्थित है। ठीक है। तो इसके संबंध में इतना याद रखना, छत्तीसगढ़ के भीमबेटका के बारे में। ये एमपी वाला क्षेत्र है। यहाँ पे इसकी खोज किसने की थी? तो विष्णुधर वाकड़कर ने किया था, याद रखना। अगला देखो, 18 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है? भोपालपट्टनम विद्रोह के समय मराठा सूबेदार कौन था? भोपालपट्टनम का संघर्ष, तो इसको आप लोग देखोगे, भोपालपट्टनम का संघर्ष 1795। ठीक है। इसके संबंध में पूरा एक टेबल बताता हूं मैं,
है ना, परलकोट, ये सब हबो पता मिली कोमुबो करके याद रखोगे और उसी में सब चीज आप जानोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मराठा सूबेदार 1795 के समय में कौन होगा भाई, विट्ठल राव था, भोपालपट्टनम के संघर्ष के विद्रोह के समय याद रखोगे। 19वें नंबर का सवाल देखो, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है पूछ रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा नहीं है भाई, वैज्ञानिक दृष्टि से भावना, ये सही है भाई। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये भी सही है। ये आम चुनाव ही गलत होगा, ठीक है। संविधान का पालन और इसके आदर्शों का सम्मान, ये सही है। तीनों सही है, केवल एक गलत दिख रहा है, ऊपर वाला नहीं है पूछा है। निम्नलिखित में से किस साइंटिस्ट ने क्लोरोफॉर्म की खोज की थी, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी, तो क्लोरोफॉर्म में याद रखोगे हैरिसन, है ना, हैरिसन ने किया था, याद रखोगे। हैरिसन ने क्लोरोफॉर्म का खोज किया था। क्लोरोफॉर्म एक्चुअल में क्या होगा, आप देखो इसको ईथर के रूप में, जैसे स्नेतक, यहाँ पे याद रखो, तो उतना डिटेल से मत समझो, लेकिन अगर समझना होगा तो इतना बस समझो कि पहले पुराने पिक्चर में क्या होता था, एक रुमाल में क्या एक लिक्विड छिड़का जाता था और ऐसे बंद करके क्या कर लेते थे, किडनैप कर लेते थे, मतलब बेहोश कर देते थे। तो एक्चुअल में ये क्या है, एक प्रकार का निश्चेतक है, ठीक है, निश्चेतक होगा। निश्चेतक मतलब एनेस्थीसिया जैसे काम करता है। अब वो ईथर पहले उसका यूज होता था, ईथर के बाद ये फिर क्लोरोफॉर्म भी इसका यूज करने के लिए प्रचलन में आया, निश्चेतक के रूप में, ठीक है। एनेस्थीसिया बोलते हो शायद, देखना अगर कोई क्षेत्र का क्या करना है, सर्जरी वगैरह करना है, तो उस क्षेत्र को क्या कर दिया जाता है, कुछ समय के लिए सेंसेशन लेस कर दिया जाता है और उसमें एक इंजेक्शन लगाया जाता है निश्चेतक का, एनेस्थीसिया का, ठीक है। 21 नंबर का सवाल देखो, भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप है, कृषि, भारत के कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप क्या है भाई, तो इसमें याद रखना प्रछन्न बेरोजगारी बोला जाता है। प्रछन्न मतलब क्या होता है भाई, छिपा हुआ, छिपा हुआ। प्रछन्न मतलब क्या होता है, छिपा हुआ। मतलब यहाँ पे देखो, एक खेत है, अब इस खेत में कितने लोगों की आवश्यकता है, मान लो कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें 20 लोगों की आवश्यकता है। अब उस क्षेत्र में 20 लोगों की आवश्यकता है और लेबर लेकर के आ रहे हो 40 लोग, जितना लेबर का जरूरत है नहीं उससे अधिक लेबर वहां पे काम कर रहे हैं भाई, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखना क्या होगा, जितने काम की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता से अधिक लोग अगर उस रोजगार में लगे हुए हैं, तो वहां पे प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी, जीरो रहेगी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी जीरो रहेगी, उसी को क्या बोला जाएगा, प्रछन्न बेरोजगारी बोला जाएगा या छिपा हुआ बेरोजगारी कहा जाता है, ठीक है। याद रखना भाई, ओके। दूसरा देखो, मौसमी बेरोजगारी भी इसमें होती है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कृषि के क्षेत्र में बेरोजगारी आएगा। मौसमी बेरोजगारी कहने का क्या मतलब है, देखो कृषि के क्षेत्र में अगर वर्षा का महीना है तो यहाँ पे 2-3 महीना बढ़िया बारिश हुआ होगा, तो यहाँ पे सभी लोगों को काम करने के लिए रोजगार मिलेगा भाई। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे फिर 2 महीना के बाद 2 महीने का गैप आएगा, फिर 2 महीने के बाद फसल की कटाई आएगी, तो ये 2 महीना तो बाकी क्या रहेंगे, सब फुर्सत में बैठे रहेंगे। इसी को क्या बोला जाता है, मौसमी बेरोजगारी बोला जाता है। 6 महीना अगर बारिश हुआ तो यहाँ पे फसल का उत्पादन किया जाएगा, फिर जैसे गर्मी का महीना आ गया, जिसके पास सिंचाई की व्यवस्था है, ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो यहाँ पे मजदूर फिर से क्या हो जाएंगे भाई, बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, दोनों बेरोजगारी मिलती है कृषि के क्षेत्र में, याद रखोगे। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, अरावली को जानते हो भाई, अरावली सबसे प्राचीन श्रेणी है। और नवीन में याद रखोगे, नवीन में क्या है, हिमालय है। ये दो चीज को याद रखोगे, ठीक है। अरावली क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा 22वें नंबर का, ठीक है। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था, 1192 मतलब पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी,
मोहम्मद सिहाबुद्दीन गौरी इसका पूरा नाम था। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। इसका नाम क्या है भाई? तो तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध याद रखोगे। तराइन का द्वितीय युद्ध, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। 24 नंबर का सवाल देखो, सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए और सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, सूची एक और सूची दो क्या है? तो आप लोग को पता होगा, क्या पता होगा भाई? कोयला कहाँ पे मिलता है? गोंडवाना क्षेत्र में। ठीक है, गोंडवाना क्षेत्र में। जैसे छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र देखोगे तो यहाँ पे आपका जो उत्तर वाला क्षेत्र है, ठीक है, उत्तर वाला जो क्षेत्र है उस संबंध में आप रख रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये उत्तर वाले क्षेत्र में मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, है ना। और यहाँ पे ये कौन सा क्षेत्र? कोरबा। और ये वाला क्षेत्र क्या होगा? रायगढ़। इस पूरे क्षेत्र में कोयला का खदान है ना। जैसे यहाँ पे याद रखोगे क्या क्या मिलता है भाई? तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर में पहले तो चिरमिरी में ही मिलेगा, चिरमिरी। दूसरा याद रखोगे झलमला, चर्चा, सोनहट, यहाँ पे मिलेगा। फिर इधर कोरबा वाला में देखोगे तो दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, मुकुंद घाट। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र क्या हो जाएगा? पूरा कोयला क्षेत्र है। तो ये कौन सा है भाई? पूर्वी बघेलखंड के पठार वाला। पूर्वी बघेलखंड का पठार याद रखोगे। और इसी पूर्वी बघेलखंड के पठार में चट्टान के रूप में पाया जाता है गोंडवाना, और इसी गोंडवाना में पाया जाएगा कोयला। ठीक है, इसी में पाया जाएगा क्या? कोयला। ठीक, तो कोयला कहाँ होगा भाई? गोंडवाना। पहला क्लियर है। दूसरा देखो, बॉक्साइट याद रखोगे। बॉक्साइट मतलब कौन सा क्षेत्र? ये जसपुर वाला क्षेत्र भाई, मैन पाट वाला क्षेत्र। बॉक्साइट पाया जाएगा। और ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? दक्कन ट्रैप, है ना। दक्कन ट्रैप की चट्टानें कहलाएगी। पूरा चीज को आप डिटेल ना देखते हुए सीधा सीधा मैं क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं, है ना। टीन कहाँ पाया जाएगा? टीन कैसेटाइट, कैसे राइट वाले में याद रखना। इधर बस्तर वाले क्षेत्र में आप देखोगे, है ना। कौन सा क्षेत्र भाई? तो गोविंदपाल, मुंडपाल, चीतलनार, है ना। ये वाला क्षेत्र देखोगे, तोकापाल, सभी वाले क्षेत्र में क्या पाया जाएगा? टीन पाया जाएगा। और 100% उत्पादन याद रखना छत्तीसगढ़ में होता है। चूना पत्थर का देखो, चूना पत्थर कौन सा? कड़प्पा क्षेत्र में पाया जाएगा। और बॉक्साइट याद रखोगे बेसाल्ट क्षेत्र। तो ए का 3, बी का 4 कहाँ पे है? देखो ए का 3, बी का 4, ऑप्शन नंबर ए सही है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर 25वें नंबर का सवाल देखो, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कितने बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है, पूछो मत। ठीक है, तो इसके क्रम को आप लोग याद रख लेना भाई। ठीक है, इसके कालक्रम को याद रखना। ये जो पदवी वाला है, पहले जो मैं आपको तीन चार चीजें बताया था, ठीक है, तीन चार चीजें जो बताया था, यहाँ पे देखो ये वाला सेगमेंट में ये क्वेश्चन आएगा भाई। ठीक है, पद क्रम वाला। ठीक है, इतना याद रखना। चलो देखो यहाँ पे शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैन सिंह। तो सबसे पहले कौन आए थे भाई? जाकिर हुसैन आए थे। पहले नंबर में कौन आए थे यहाँ पे? इस ऑप्शन के आधार पे ना, इस ऑप्शन के आधार पे इनमें से पहला जाकिर हुसैन जी आए थे, याद रखना। 67 से कब आएंगे भाई? 69 जाकिर हुसैन आएंगे, याद रखना। 1967 से 69 के मध्य में आएंगे। एम पहला आएगा भाई। ऑप्शन देखो किसमें एम पहला है?
ये वाला एम पहला दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी ये सब अपने आप क्या हो जाएगा, कैंसल। ठीक है, तो एम पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद नीलम संजीवन रेड्डी, है ना। नीलम संजीवन रेड्डी क्या है भाई, 77 से किसके बीच में आएंगे, 77 से शायद 82 का क्रम है ना, उसी के आसपास याद रखना, 77 से 82 के क्रम में है ना। 77 से 82 याद रखो, 77 से 82। बस ये दो ऑप्शन से ही आप जान लो, एम और एन से, और कहीं है ही नहीं है एम एन। उसके बाद ओ, के बाद के, उसके बाद एल। तो ये दो चीज को पहले जान लो, समझ में आ जाएगा पूरा। 67 से 69 और ये 77 से 82। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा, एम एन ओ के और एल। ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को मरम्मत नहीं किया जा सकता। कौन सी ऐसी कोशिका है जो मरम्मत नहीं होती, तो मस्तिष्क याद रखना। एक बार देखना, मस्तिष्क में अगर कुछ डैमेज हो गया तो उसको और दोबारा पूरा नहीं भरा जा सकता भाई, याद रखना। लीवर तो फिर से क्या हो जाता है, जैसे ये लीवर का हिस्सा है, और लीवर के हिस्से में से मान लो ये इतना हिस्सा क्या हो गया है, खराब हो गया है, तो इस हिस्से को क्या किया जाता है, काट करके अलग कर दिया जाएगा। काट करके अलग कर दिया जाएगा ये वाला हिस्सा, इतना याद रखोगे। ठीक है, ये खराब हिस्सा बचेगा क्या, ये वाला हिस्सा। तो कुछ दिनों के बाद ये क्या हो जाएगा, भरते जाएगा, इसका मरम्मत होते जाएगा। इसलिए देखना, विमल वाले, ठीक है, शराब वाले आराम से पी पी के इधर उधर घुटनते रहते हैं, है ना। पता चल गया उन लोग को कि लीवर खराब ही नहीं हो रहा है भाई। ठीक है, तो याद रखोगे, मस्तिष्क की कोशिकाएं फिर से यहाँ पे मरम्मत इसका नहीं हो सकता, याद रखना। 27 नंबर का सवाल देखो, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसमें याद रखोगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारा जो ये वाला हिस्सा था बीएसपी वाला, है ना, उधर दुर्गापुर वाला, ये दो तीन चीजें दूसरा पंचवर्षीय योजना था। इसको याद रखोगे, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया था, बोकारो झारखंड वाला, है ना। बोकारो कहाँ, झारखंड। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना वाला था भाई। 27वें नंबर का सवाल याद रखना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ओके, अगला देखो, 27वां का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ रूस की सहायता से कब किया गया था, 1964 के आसपास किया गया था। 1964, सोवियत संघ रूस, रूस सीधा लिख दो, है ना, यूएसएसआर छोड़ो, सीधा रूस लिखो। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। पश्चिमी घाट क्या है भाई, पश्चिमी घाट क्या है, याद रखना। पश्चिमी घाट क्या है, भ्रंश कगार है भाई। भ्रंश कगार मतलब क्या होता है, याद रखना, जिसमें वास्तविक पर्वत श्रृंखला नहीं होगी। ये वास्तविक पर्वत श्रृंखला नहीं होगा, एक भ्रंश कगार होगा, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका, पश्चिमी घाट सही होगा। ठीक है, 29वां नंबर का सवाल देखो, क्या बोला जा रहा है 29वें नंबर का सवाल, भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पे देखो, सही होगा बोल रहा है ना। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीन पर अपना फैक्ट्रियां स्थापित की, ये गलत है भाई। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान 1910 के आसपास, ये बीजापुर के सुल्तान किससे, यूसुफ आदिल शाह से क्या छीना था, गोवा को छीना था। सही है भाई। और इसके बाद जस्ट जो आएगा, है ना, वो क्या करेगा, गोवा को अपनी राजधानी बनाएगा, मतलब वहां पे नगर बसाएगा। ठीक है, हुगली वाले क्षेत्र में, याद रखना। तो ये तो सही दिख रहा है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधित्व से एक जमीन पट्टा में लिया था, और उसी को क्या बनाया था, जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्रियां स्थापित की थी। ये भी क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है। तो इसमें केवल 2 और 3 कहाँ पे है, कहीं है क्या, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, केवल 2 और 3 सही होगा।
अगला देखो 30वें नंबर का सवाल क्या बोला जा रहा है भाई। हरिसेन समुद्र के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध कवि था, याद रखना। और इसी समुद्रगुप्त हरिसेन ने क्या लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। इसी प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार जब समुद्रगुप्त दक्षिण विजय अभियान में हमारा छत्तीसगढ़ आया, दक्षिण विजय अभियान में छत्तीसगढ़ आया, तो यहाँ के दो शासक को हराया था भाई। एक दक्षिण कोसल के राजा महेंद्र को, ठीक है, और याद रखोगे ये बस्तर के राजा या दंडकारण्य के राजा व्याघ्रराज को हराया था। व्याघ्रराज को हराया और व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की। लेकिन साथ ही साथ याद रखोगे ये अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया इस क्षेत्र को, अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया, सम्मिलित नहीं किया। अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया किस नीति के तहत? तो याद रखोगे ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत। ठीक है, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत अपने साम्राज्य में इसको सम्मिलित नहीं किया था। ठीक है, उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की, गलत है भाई। वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता है, ये भी सही है। ठीक है, तो 1 और 3 सही होगा। कहाँ पे है देखो, 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त वाला याद रखोगे। ओके, यहां तक क्लियर है? क्लियर है जी यहाँ पे? ठीक, इसकी रचना किसने की थी? विशाख दत्त ने की थी, इसने नहीं किया था। ठीक है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। ये हमारा टोटल आज 30 क्वेश्चन था। किस टाइप से किस पैटर्न में ये जीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको अपन स्टार्टिंग में ही समझा दिए थे। ठीक है, इसमें याद रखना आप फुल लेंथ टेस्ट दिलाओ। 7 फुल लेंथ टेस्ट है, 13 सब्जेक्टिव है भाई। तो ये आपके लिए अब क्या हो जाएगा, 2 महीना का टाइम बचा हुआ है। तो जितना हो सके आप क्या करो, कंटेंट पढ़ो और उसके साथ साथ डाइट क्या दिलाओ, टेस्ट दिलाते चलो। ठीक है, 1-2 दिन में हो सकता है नोटिफिकेशन इसका जारी हो जाए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको और फुल फ्लैज में तैयारी करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।